सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का, साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बजरंगलाल सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैतमसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऋतुकालीन कवि पद्माकर की ये तस्वीर है। इस वीडियो से पहले भी हमने पद्माकर के बारे में 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हमने पद्माकर के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके काव्य का समग्र मूल्यांकन करने की कोशिश की है। आज हम इस वीडियो में कवि पद्माकर के द्वारा रचित कुछ पदों का भावार्थ और व्याख्यान करने की कोशिश करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के BA पाठ द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में पद्माकर को सम्मिलित किया गया है और उसी पाठ्यक्रम में जिन कविताओं को, सवैयों को या जो पद पाठ्यक्रम में संकलित किए हैं, उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे एक कवि दिखाई दे रहा है, जिसका वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलिन किलकंत है, कहे पद्माकर परागन में, पवनों में पानन में पिकन पलासन पंगत है। द्वार में दिसान में, दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिकंत है। बीथिन में ब्रज में, नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। यह कविता प्रकृति वर्णन से संबंधित है। इसमें पद्माकर कवि ने ऋतुराज बसंत के मनोरम प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का अत्यंत मनोहर वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं। कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलिन किलकंत है कि यमुना के तटों पर, उसके कछारों में, पशु पक्षियों में, अन्य प्राणियों की क्रीड़ाओं में, वन उपवन में, कुंजों में, फूलों की क्यारियों में और सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भरा रहा है। अर्थात बसंत ऋतु की शोभा ही सर्वत्र दिखाई दे रही है। कहे पद्माकर परागन में, पवनों में पानन में पिकन पलासन पंगत है। महाकवि पद्माकर कहते हैं कि फूलों के पराग में, पवन में, पत्तों में, कोयल के मधुर कंठ में और पलाश की झाड़ियों के पुष्पों में बसंत की ही सुषमा फैल रही है। द्वार में दिसान में, दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिकंत है। इस प्रकार घर के दरवाज़ों पर, सभी दिशाओं में, सारे संसार में, देश देश में, द्वीप द्वीप में अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा ही प्रकाशित हो रही है। बीथिन में ब्रज में, नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बकरो बसंत है। इस प्रकार कवि अंतिम 2 पंक्तियों में कह रहे हैं कि ब्रज की गलियों में, सारे ब्रज में, कामनियों में, लताओं में, वनों और बागों में सर्वत्र ऋतुराज बसंत फैला हुआ है। इस प्रकार कवि इस कविता में बसंत की मादकता का और संपूर्ण संसार का बसंतमय होने का बड़ा ही मनोहर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। इस कविता में अपन देखें तो बसंत वर्णन की जो स्थूलता है वह उद्दीपन रूप में प्रकट हुई है। पदार्थों की शाब्दिक योजना का एक सुंदर ही दृश्य विधान कवि के द्वारा किया गया है। अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग सर्वत्र है। कवि छंद है, श्रृंगार रहस्य, सरोबार है,
और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकट करते हुए बसंत ऋतु का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में दूसरा पद देखते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आवरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, आवरे डोर झोरन में बवरन के हवे गए, कहे पद्माकर सो आवरे भांति गलियान, छलिया छबीले छेल छबी छवे गए। और भांति बिहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। यह कवित्व भी बसंत ऋतु को ही आधार बना करके प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भी कवि ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही संपूर्ण संसार में प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये संसार के निवासी और ही हो गए हैं, अर्थात बसंतमय हो गए हैं। तो देखिए, बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही उसका प्रसार कैसे हुआ है, लोगों में वो किस रूप में प्रभावित हो रहा है, वो यहाँ प्रकट किया गया है। आवरे भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, आवरे डोर झोरन में बौरन के हवे गए। ऋतुराज बसंत के विभव का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि लता कुंजम में भौरों के झुंड अब अन्य प्रकार से गुंजन करने लगे हैं, और आम के पेड़ों पर जो मंजरियों का समूह खिला हुआ है वो भी एक विचित्र प्रकार की मादकता और गंध से भर गया है। कहे पद्माकर सो आवरे भांति गलियान, छलिया छबीले छेल छवि छवे गए। पद्माकर कवि कहते हैं कि अब गलियों में मस्त प्रकृति के छलिया नायक एक भव्य शोभा विलास को धारण कर रहे हैं, तथा पक्षियों के झुंड भी बड़ी मनोरम कलरव ध्वनि करने लगे हैं। आवरे भांति विहग समाज आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए हैं। अभी ऋतुराज बसंत के आगमन के 2 ही दिन हुए हैं, अर्थात कुछ समय हुआ है, तो भी इसके प्रभाव से आनंद रस, आचार व्यवहार की क्रियाएं, राग तथा रंग, शरीर और मन अर्थात प्राणियों के समस्त क्रियाकलाप एक विलास भाव और ही प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए हैं। अब वन भाग की प्रकृति भी और प्रकार के शोभित होने लगी है। आशा यह है कि समस्त जीवों में तथा सारी प्रकृति में बसंत ऋतु का प्रभाव फैल गया है और अपने वैभव के द्वारा वह सभी को आकर्षित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। एक प्रकार से मादकता का सा नशा बसंत ऋतु के प्रभाव से संपूर्ण संसार में देखने को मिलता है। चाहे पक्षियों का समाज हो, चाहे मानव का समाज हो, वो सब एक नए ढंग से, एक नई मादकता से प्रकट हो रहा है। तो अपन मुख्य रूप से देखते हैं कि इस कवित्व में बसंत के वैभव वर्णन में श्रृंगार रस की प्रधानता व्यक्त हुई है। ऋतुराज बसंत के प्रभाव का बड़ा ही सरस और मनोहारी चित्रण कवि पद्माकर के द्वारा किया गया है। अनुप्रास, यमक, काव्यालंग आदि अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। छंद कवित है और उसकी यति और गति, पद योजना बड़ी ही प्रशंसनीय बन पड़ी है। आगे अगला जो कवित है वह स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बिन चर्चा करते हैं कि चंचला चमाके चाहूँ औरंते, चाह भरी चर्ची गई तो फेरी चर्जन लागिरी, कहे पद्माकर लांगन की लौनी लता, लरज गई तो फेरी लर्जन लागिरी, कैसे धरो धीर बीर त्रिविध समीरे तन, तरज गई तो फेरी तर्जन लागिरी, घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अबे, गरजी गई तो फेरी गर्जन लागिरी। इस कवित्व में कवि पद्माकर वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के प्रभाव का बड़ा ही भावपूर्ण शब्द चित्र कवि के द्वारा इस कवित्व में प्रकट किया गया है। और एक विरहिणी नायिका इस वर्षा ऋतु में किस स्थिति को प्रकट हो रही है, वो क्या कह रही है,
जो ये कवित्व प्रकट करता है कि चंचला चमाके चाहूँ औरन ते चाह भरी, चर्ची गई तो फिर चर्चन लागी रही। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए विरणी नायिका कहती है कि चारों दिशाओं में अर्थात चारों तरफ एक चाह से भरी हुई बिजली कौंध रही है और वो अब भी चमक रही है। कहे पद्माकर लाउंगन की लोनी लता, लरज गई तो फेरी लर्जन रागिरी। कवि पद्माकर कहते हैं कि लौंग की लावण में लताएं जो पहले कंपायमान होती थी वही अब फिर कंपायमान होने लगी है। कैसे धरो धीर, वीर त्रिभित समीरे तन, तरज गई तो फिर तर्जन लागी रे। अर्थात वह कहने लगी कि मैं ऐसे समय में कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि जिस शीतल मन सुगंधित हवा ने पहले मेरे शरीर को विचलित या रोमांचित कर दिया था, वही तीनों प्रकार की हवा अब फिर से मेरे शरीर को चलायमान कर रही है। घुमड़ी घमंड घटा घन की घनेरी अबे, गरजी गई तो फिर गर्जन लागी रे। कि जो बादलों की घनी घटाएं पर बड़े घमंड के साथ उमड़ घुमड़ कर गर्जना करके चली गई थी, वे ही घटाएं अब फिर जोरों से गर्जने लगी हैं। आशय यह है कि संपूर्ण प्रकृति में वर्षा काल का प्रभाव फैल गया है तथा इसमें नायिका की जो वियोग व्यथा है वो बढ़ गई है। तो यहाँ कवि वर्षा ऋतु का उद्दीपन शैली में वर्णन प्रकट कर रहा है। एक नायिका वियोग की दीर्घकालीन अवधि की व्यंजना को से अपने पीड़ा को बड़े ही प्रभावपूर्ण भाषा शैली में प्रकट कर रही है। एक प्रकार से चरज है, लरज है, तरज है, गरज है जैसे शब्दों का प्रयोग करने से कवित्व में नाद सौंदर्य बढ़ गया है। अनुप्रास, यमक एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद और तुकांत पद योजना बड़ी प्रभावशाली बन पड़ी है। आगे स्क्रीन पे अगला कवित्व है जिसकी भी व्याख्यापन करते हैं कि आई हो खेलन फाग यहाँ, वर्ष भानुपुरी ते सखी संग लीने, त्यों पद्माकर गावते गीत, रिझावती हाव बनावी नवीने। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसरी के रंग सो अंग भीने, छोटी सी छाती छोटी अलकें, अति भैंस की छोटी बड़ी परवीने। प्रस्तुत अवतरण कवित्व पद्माकर द्वारा रचित श्रृंगार विलास एवं राधा के रूप सौंदर्य से संबंधित है। इसमें राधा का फाग खेलने के लिए आने का वर्णन बड़ा ही सरस शैली में कवि के द्वारा किया गया है कि आई हो खेलन फाग यहाँ, वर्ष भानुपुरी ते सखी संग लीने। कवि के वर्णानुसार राधा कहती है कि मैं यहाँ गोकुल में अपने पिता वृक्ष भानु की नगरी से अपनी सहेलियों के साथ लेकर होली खेलने के लिए आई हूँ। त्यों पद्माकर गावती गीत, रिझावती हाव बनाई नवीने। पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा तथा उसकी सखियाँ फागोत्सव के अनुसार मधुर गीत गाती हैं और अनेक नई नई शारीरिक क्रियाएं या श्रृंगार चेष्टाएं प्रदर्शित करती हुई सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसरी के रंग से अंग भीने। उनके हाथों में कनक की पिचकारी है और केसर के रंग के समान कांति में उनका शरीर सुगंध से व्याप्त है। अर्थात स्वर्णिम आभा वाली राधा का शरीर अतीव आकर्षक दिखाई दे रहा है। छोटी सी छाती छोटी अलके, अति बेस की छोटी बड़ी परवीने। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि उसकी छाती छोटी सी है, अर्थात छाती में अभी बाल नहीं आया है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, वह आयु की बहुत छोटी है परंतु बड़ी चतुर और चालाक है। इस प्रकार इस कवित्व में अल्पायु राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फाग खेलने का वर्णन और उसमें राधा और उसके सहेलियों की श्रृंगार विलास की व्यंजना प्रकट हुई है। अनुप्रास, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद की योजना इसमें प्रस्तुत की है।
धन्यवाद साथियों। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम इससे आगे के पदों की व्याख्या का वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे।